कभी सोचा है कि जिन नियमों से आज हमारा देश चलता है, हमारा संविधान, उसकी जड़ें कहाँ हैं? ये कहानी कोई 50-70 साल पुरानी नहीं, बल्कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी शुरुआत किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने की थी। जी हाँ, एक कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कंपनी के फैसलों ने धीरे धीरे हमारे देश की तकदीर लिख दी। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए ये टाइमलाइन हमारा रोड मैप है। इसमें 4 बड़े मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं। देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला। फिर 1773 में आया पहला रेगुलेटिंग एक्ट। 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और आखिर में 1947 हमारी आज़ादी। ये चारों पड़ाव एक एक करके हमें हमारे संविधान की बुनियाद तक ले जाएंगे। तो आज हम इस कहानी को 6 चैप्टर्स में समझेंगे। पहले कैसे व्यापारी शासक बने, फिर कैसे कंपनी पर लगाम कसने के लिए पहले कानून आए, उसके बाद द क्राउन टेक्स ओवर यानी जब सत्ता सीधे ब्रिटिश हुकूमत के पास चली गई, फिर देखेंगे सेल्फ रूल के बीच कैसे पड़े, और फिर बात करेंगे आज़ादी और बंटवारे की, और आखिर में इन सब से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हुआ। तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और दूसरा सामान खरीदने बेचने भारत आई थी। लेकिन 1765 में सब कुछ बदल गया। ये एक गेम चेंजर था। उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब दीवानी का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है टैक्स कलेक्ट करने का और जस्टिस एडमिनिस्टर करने का अधिकार। तो रातों रात वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गए। अब देखिए, जब कंपनी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई तो लंदन में बैठी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अलार्म बेल्स बजने लगे। उन्हें लगा कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इन पर लगाम कसना, इन्हें रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और बस इसी चिंता ने जन्म दिया भारत के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों को, जिनका सिर्फ एक मकसद था, कंपनी को कंट्रोल करना। और वो पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे ठीक से समझिए, ये ब्रिटिश सरकार की पहली डायरेक्ट कोशिश थी भारत में कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने की। यहीं से पहली बार इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। तो इस एक्ट में हुआ क्या क्या? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को एक नया ज्यादा पावरफुल टाइटल मिला, गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनके अंडर कर दिया गया। मतलब पावर को सेंट्रलाइज किया गया। दूसरी बड़ी बात, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और हाँ, करप्शन को रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को प्राइवेट ट्रेड करने से साफ साफ मना कर दिया गया। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थीं। वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल गवर्नमेंट की। मतलब कंपनी अभी भी 2 नावों पर सवार थी। एक तरफ वो ट्रेडर्स थे और दूसरी तरफ रूलर्स। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और भी मजबूत करने के लिए 1784 में एक नया एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने काम का बंटवारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। इसने कहा, देखो भाई, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अब से सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स यानी व्यापार के मामले देखेंगे, और पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन सब मामलों के लिए एक नई बॉडी बनाई गई लंदन ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से यही था डुअल सिस्टम। कंपनी व्यापार संभालेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट सियासत। इससे सरकार की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ये आप कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स उसके हाथ में आ गई। और सबसे बड़ा बदलाव, कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर भारत पर शासन कर रही थी। ट्रेडिंग कंपनी का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज। इसके बाद 1853 का चार्टर्ड एक्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने एक ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर बहुत बड़ा पेड़ बना। इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने वाले फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। इसके लिए एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इसे आप एक तरह से इंडिया की पहली मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं। आज हमारी संसद का जो स्ट्रक्चर है उसकी झलक आप यहां देख सकते हैं। और फिर आया साल 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश में आग लगा दी, और इस आग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जलाकर राख कर दिया। It changed
एवरीथिंग फॉरएवर। इस विद्रोह के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया, उसके ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, और भारत की गवर्नमेंट, टेरिटरीज और रेवेन्यूज की सारी पावर्स सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गईं। एक कंपनी का राज खत्म, एक साम्राज्य का शासन शुरू। तो यहां से हमारी कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, द क्राउन रूल, यानी ब्रिटिश ताज का सीधा शासन, जिसकी शुरुआत हुई 1858 के एक्ट से। इस नए दौर में सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए। गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन बदलकर वाइसरॉय कर दी गई। वो अब भारत में क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। लंदन में एक नया बहुत पावरफुल ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाला डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। देखिए, 1857 की रिवोल्ट ने ब्रिटिश हुकूमत को एक सबक सिखाया। उन्हें एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इतने बड़े देश पर सिर्फ जोर जबरदस्ती से राज नहीं किया जा सकता। इंडियंस का कॉपरेशन जरूरी है। और बस यहीं से वो प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें इंडियंस को धीरे धीरे शासन में शामिल करने की कोशिश की गई, और इसी प्रोसेस ने अनजाने में ही सेल्फ रूल के बीज बो दिए। हाँ, लेकिन ये बदलाव बहुत बहुत धीरे धीरे आया। 1861 में पहले बार कुछ इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। फिर 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई और उन्हें बजट पर सवाल पूछने का एक लिमिटेड अधिकार मिला। लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने एक ऐसा काम किया जिसने आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की। इसने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए। ये फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को लीगल स्टैंप देने जैसा था। फिर आया 1919 का एक्ट, और इसके साथ एक नया और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आया, डायाकी। अब ये डायाकी क्या बला थी, इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स, मतलब डिपार्टमेंट्स, को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए, लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फिनेंस, पुलिस, यानी असली पावर वाले डिपार्टमेंट्स, वो गवर्नर ने अपने पास रखे। सीधी सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि असली पावर तो अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। तो अब हम पहुंचते हैं ब्रिटिश रूल के फाइनल चैप्टर पर, वो दौर जो सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरा था और जो हमें आखिरकार आजादी तक ले गया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक माइलस्टोन था। ये एक बहुत लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, और इसे आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहना गलत नहीं होगा। इसने पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया और पावर्स को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच 3 लिस्ट में बांट दिया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हां, आज भी हमारे संविधान का स्ट्रक्चर इसी पर बेस्ड है। 3 जून 1947 वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने पार्टीशन का प्लान पेश किया, जिसे माउंटबैटन प्लान के नाम से जाना जाता है, और इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने इस प्लान को लीगल रियलिटी बना दिया, और इस तरह 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस वजूद में आए, इंडिया और पाकिस्तान। और फिर वो पल आया जिसका सदियों से इंतजार था। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात ब्रिटिश रूल का अंत हुआ और पावर ट्रांसफर हुई 2 नए आजाद मुल्कों को, इंडिया और पाकिस्तान। एक लंबे संघर्ष का, सदियों की गुलामी का अंत। तो ये था वो 200 साल का लंबा सफर, उतार चढ़ाव से भरा। सोचने वाली बात है कि ये सारे कानून एक फॉरेन पावर ने अपने फायदे के लिए बनाए थे, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने हमारे अपने संविधान के लिए एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर दिया था। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, कॉलोनियल एरा के वो कानून, वो स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारी पार्लियामेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीगल सिस्टम्स, इनमें से कितना कुछ आज भी हमारे मॉडर्न इंडिया को, हमारे लोकतंत्र को शेप कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास कभी बीता हुआ कल नहीं होता, वो हमेशा हमारे आज में जिंदा रहता है।